नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने 2 क्लासेस एमसीक्यू की देख ली हैं। आज की क्लास तीसरी क्लास है और आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों कवर कराएँ। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 फरवरी, 24 जनवरी, 11 अक्टूबर, 8 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। बाकी और डेट क्यों लिखी हैं? तो यहाँ पर भी कुछ कुछ मनाते होंगे। आपके लिए प्रश्न ऐसे डिज़ाइन किया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचे। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही 8 मार्च से आपको याद रखना है 13 फरवरी। 8 मार्च हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्या? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो ये दोनों डेट एकदम पास पास की, 13 फरवरी और 8 मार्च। तो 13 फरवरी को हो गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 फरवरी को हो गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 8 मार्च को हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद 11 अक्टूबर को क्या है? तो ये है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब बचा हुआ 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों डेट देख ली है और चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 8 मार्च और 24 जनवरी आपको बहुत अधिक याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 8 मार्च याद रखेंगे तो 13 फरवरी भी याद रहेगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी और 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है? कौन सी पंचवर्षीय योजना? अच्छा, आज की जो सीरीज है वो आपके लिए ना मिक्स्ड सीरीज है ना, चारों सेगमेंट्स के क्वेश्चंस लाए गए हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो हर एक पंचवर्षीय योजना कुछ ना कुछ मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पूछा है कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी है? प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय या पांचवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, महालनोबिस मॉडल पूछा गया तो दूसरी। ठीक है, पहली का मॉडल कौन सा है? पहली हमने देखा था गार्डगिल मॉडल। कौन सा मॉडल है? पहली का मॉडल कौन सा? हेराल्ड डोमर मॉडल। यहाँ मैं लिख देती हूँ, पहली का कौन सा है? हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित है। दूसरी के लिए महालनोबिस मॉडल है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है चतुर्थ, तो चौथी कौन सी है? गार्डगिल मॉडल पर आधारित। कौन से मॉडल पर आधारित है? गार्डगिल मॉडल। और पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? पांचवी हमें देखा था डीपी धर, है ना, डीपी धर मॉडल पर आधारित है। अच्छा, पहली जो पंचवर्षीय योजना था उसका फोकस किस पर था? तो पहली का था कृषि, मतलब कि कृषि कार्यों पर, है ना। दूसरी का था उद्योगों पर। तीसरी का था आत्मनिर्भरता पर। तो आपको ना ये जो मॉडल जो है और इनका लक्ष्य क्या है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न देखा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ICPS स्कीम। जनरली ICDS स्कीम आप सबको पता होता है, ICDS, लेकिन यहाँ पूछा है ICPS स्कीम। तो ICPS का फुल फॉर्म क्या होगा? ICPS मतलब होगा इंटीग्रेटेड, क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड। ये तो सेम ही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड। अब यहाँ P फॉर है प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन स्कीम। तो ये है ICPS स्कीम। अब ICPS स्कीम कब आई थी? 75 में, 2009 में, 2017 में या 2012 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 2009 में। 2009 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को लाया गया है। इसका मतलब क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो अपराधों में संलिप्त बालक हैं या बेघर बालक हैं तो उन सबका संरक्षण किया जाए। इसके बाद 1975 में हमने क्या देखा है? 1975 में देखा है ICDS स्कीम। 2017 में क्या देखते हैं हम? 2017 में देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, आपको मातृ वंदना योजना में बताना है कि कितने पैसे मिलते हैं और किन किन किस्तों में किस किस रूप में पैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2012, तो 2012 में बच्चों से संबंधित तो ऐसी कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार याद रखना है आपको, सेंट्रल का नहीं पूछा है, राज्य का पूछा है, स्टेट का पूछा है। तो उसका गठन कब हुआ है? 5 मार्च 2007 को, 20 नवंबर 1989 को, 31 जनवरी 1992 को या 22 दिसंबर 2007 को?
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या है कि ये एक्ट कब का है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो एक्ट आया था ये वाला, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, वो 2007 का ही आया था। और 2007 के एक्ट से 2007 में ही आयोग का गठन हो गया है। तो आयोग का गठन यहाँ पर क्या है कि 22 दिसंबर 2007 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि 5 मार्च को राष्ट्रीय बना था। 5 मार्च को क्या बना था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना था। 22 दिसंबर 2007 को राज्य का बना था। राज्य में भी कौन सा? एमपी का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 31 मार्च 1992 में क्या हुआ था कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। किन लिए? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो एक्ट आया था वो 1990 का एक्ट था। एक्ट कब का था? 1990 का एक्ट था। और इसके एक्ट के बाद में 1992 में आयोग बन गया है। अब एक डेट और मिलती है हमें, 20 नवंबर 1989। तो 20 नवंबर 1989 को क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चाइल्ड राइट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक चाइल्ड राइट कन्वेंशन लेकर लाया गया था, जिसमें बच्चों के अधिकारों की बातें की गई थी। और दूसरे मतलब विभिन्न प्रकार के देशों ने इसको स्वीकार किया था। और 1992 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने कब किए थे? 1992 में। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न देखा है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 2007 को हुआ था। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है जाबाली योजना। जाबाली योजना कब लाई गई है? तो जाबाली योजना जो लाई गई है वो 1992 में, 95, 99, 2004। इसका करेक्ट आंसर है 1999। तो सबसे पहले देखते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है। तो मिनिस्ट्री वही है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, MOWCD मिनिस्ट्री। अब महिला एवं बाल विकास कह सकते हैं। अब 1992 में ये योजना लाई गई है। क्यों लाई गई है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो जो वैश्यावृत्ति है, महिलाओं के द्वारा जो वैश्यावृत्ति की जा रही है, वैश्यावृत्ति को हटाने के लिए, वैश्यावृत्ति को कम करने के लिए। ठीक है। वैश्यावृत्ति को कम करने के लिए या वैश्यावृत्ति को हटाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो नीमच, मंदसौर, वो वाला जो एरिया है जो राजस्थान बेल्ट से लगता है, वहाँ पर वैश्यावृत्ति जनरली ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर बाकी भी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 1995 में इंपॉर्टेंट बात महत्वपूर्ण क्या हुई थी? मध्याह्न भोजन। ठीक है। मिड डे मील स्टार्ट हुआ था। 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, SSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। 2005 में क्या हुआ था? NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो एक प्रश्न से आपको बहुत सारे फैक्ट्स को रिवाइज करना है। ठीक है। तो जाबाली योजना हमने देख ली 1992 में। जाबाली योजना कब की? 1992 में। क्यों लाई है? वैश्यावृत्ति को हटाना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने, हर्जबर्ग ने, मैकग्रेगर ने, या कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? XY। आपको याद रखना है एक्स में इस तरह से बनाते हैं ना एक्स को, तो ये वाला ये ग्रेगर। ठीक है। XY सिद्धांत मैकग्रेगर ने। अब मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया एक बार देख लेते हैं। मैस्लो का है अभिप्रेरणा का सोपानीकृत सिद्धांत। कौन सा है? सोपानीकृत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सोपानीकृत सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद जो हर्जबर्ग का मिलता है, हर्जबर्ग का, तो हर्जबर्ग का कौन सा सिद्धांत मिलता है? इसने 2 घटक बताए हैं। एक है इसका आरोग्य घटक, आरोग्य घटक जिसे बोलते हैं हाइजीन फैक्टर, और एक है मोटिवेशन फैक्टर मतलब अभिप्रेरण घटक। ठीक है। तो 2 घटक सिद्धांत बोल सकते हैं। इसने अभिप्रेरणा का 2 घटक सिद्धांत दिया है। किसने? हर्जबर्ग ने। बाकी मैकग्रेगर का कौन सा है? XY सिद्धांत। अब XY सिद्धांत में होता क्या है? जो X टाइप के लोग होते हैं वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। ये क्या है? कार्य नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब उदासीन है कार्य करने के प्रति और नेगेटिविटी है। Y वाले लोग क्या है? ये प्रेरित हैं। ठीक है। कैसे हैं ये? प्रेरित है, मोटिवेटेड है, ये कार्य करना चाहेंगे। तो ये सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट आगे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब किया था? 2015 में, 2018 में, 2017 में, 2013 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2015 में। आपको पता हो कि 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया। और ये किसके स्थान पर किया था? ये था योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग को हटाया गया और नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है। इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM मतलब प्रधानमंत्री। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विकेंद्रीकरण पर आधारित है, विकेंद्रीकरण पर कार्य करता है। या विकेंद्रीकरण पर, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि
सेंट्रल के द्वारा तो स्कीम बनाई जाएगी, साथ में राज्य हैं उनकी भी इम्पोर्टेंट भूमिका होगी, है ना। सहकारी संघवाद कह सकते हैं अपन, मतलब राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका होगी। सहकारी संघवाद पर आधारित है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया? 1950 में, 52 में, 55 में कि 77 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1952 में। 1952 में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। एक और बात याद है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया था। किसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हम देख रहे हैं परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम, यहाँ पर ये नियोजन था 1977 में। ये नियोजन की जगह क्या हो गया? कल्याण, ठीक है। क्या हो गया? ये कल्याण हो गया, मतलब कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम हो गया 1977 में, ठीक है। 1950 में अभी हमने देखा था, 1950 में योजना आयोग बना था। क्या था? 1950 में योजना आयोग, ठीक है। इस तरह से आपको फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक किताब है, वो किसने लिखी है? ठीक है, एडोलेसेंस पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने, स्टैनले हॉल ने, फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने या थॉर्नडाइक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने ये जो एडोलेसेंस किताब है, किशोरावस्था, मतलब इसे क्या बोलेंगे हम? किशोरावस्था। इस किशोरावस्था को इन्होंने ही तनाव एवं तूफान, क्या बोला था? तनाव एवं तूफान की अवस्था बोला था, ठीक है। तनाव एवं तूफान की अवस्था बोला था। अरस्तु हम देखते हैं, अरस्तु ने क्या, मतलब अरस्तु क्यों फेमस है? अरस्तु दार्शनिक थे प्रमुख, है ना, दार्शनिक थे, राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेडरिक फ्रॉवेल है, फ्रेडरिक फ्रॉवेल किंडरगार्टन के लिए फेमस है। किसके लिए? किंडरगार्टन, मतलब जो बच्चों को खेल में सिखाओ, है ना, खेल में सिखाना, खेल खेल में सिखाना बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेडरिक फ्रॉवेल फेमस है। इसके बाद जो थॉर्नडाइक है, तो थॉर्नडाइक ने ना जो लर्निंग होती है, अधिगम संबंधित जो भी सिद्धांत हैं वो दिए हैं, ठीक है। तो लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य बीपी रेंज। जो बीपी की जो रेंज होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है? 100/120, 140/120, 80/120 या 50/120? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 80/120, 80/120, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं 80 कब होता है और 120 कब होता है। तो अपने को ना दो टर्म याद रखने हैं। कितना? दो टर्म याद रखने हैं। कौन कौन से दो टर्म? एक होता है डायस्टोल और एक होता है सिस्टोल। तो 80 वाला होता है डायस्टोल। इसका मतलब है जब जो हमारा हृदय होता है वो रिलैक्स होता है, ठीक है, फैलता है। अब फैलेगा तो वहाँ पे पंपिंग थोड़ी धीमी हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं हम डायस्टोल स्टेज, मतलब कि उस टाइम पर बीपी जो 80 रहेगा। उसके बाद हार्ट बीट है, मतलब कि एक पल में ही हृदय सिकुड़ता है, एक पल में फैलता है। तो जब ये है फैलने वाला, अब जब सिकुड़ने वाला होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब इसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल कंडीशन, ठीक है। इस तरह से देखा हमने बीपी रेंज नॉर्मल क्या होती है? 80/120। अगर किसी व्यक्ति का बीपी 80 से कम जा रहा है, जो लो वाला होता है, मतलब कि जो डायस्टोल वाला होता है, वो अगर 80 से कम है तो उसे हम बोलते हैं बीपी लो है, और 120 से ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं बीपी हाई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किसने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है? कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पियाजे ने, हर्जबर्ग ने, एरिक एरिक्सन ने, वाइगोत्स्की ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एरिक एरिक्सन, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई थी। 8 स्टेजेस, ये प्रश्न में मतलब ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको करवाया हुआ है प्लेलिस्ट में, जब आप देखोगे तब देख सकोगे। अभी 8 की 8 स्टेजेस करवाना यहाँ पर मुश्किल है, तो हम एलिमिनेट भी करके देखते हैं। हर्जबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हर्जबर्ग ने दिया था यहाँ पर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब हर्जबर्ग को हम लगा ही नहीं सकते हैं। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये बाल विकास के सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, है ना। और पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया इसने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो बचा हुआ आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? हर्जबर्ग, सॉरी एरिक एरिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो किसकी कमी के चलते होता है? प्रोटीन की कमी से, ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन ऊर्जा दोनों, या कैल्शियम?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन ऊर्जा। जब मैंने आपको पीई मेल न्यूट्रिशन पढ़ाया था, मतलब पीई कुपोषण, पीई कुपोषण मतलब कौन सा होता है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण, ठीक है। तो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है क्वाशियोकर, और केवल प्रोटीन की कमी से होता है कौन सा, मरासमस, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, मरासमस। इसके बाद कैल्शियम की कमी से दांत, हड्डी, क्या क्या, दांत हड्डी को अफेक्ट होता है, दांत हड्डी प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कितने एसडीजी निर्धारित किए हैं। सबसे पहले देखते हैं एसडीजी क्या होता है। एसडीजी होता है सस्टेनेबल, क्या, सस्टेनेबल मतलब सतत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य जो है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कितने निर्धारित किए हैं, वो 17 निर्धारित किए हैं, ठीक है। अब 17 तो हो गए एसडीजी, ये तो है गोल, और जो 169 है वो है यहाँ पर टारगेट्स, ये भी याद रखना है आपको, क्या, ये टारगेट्स हैं, ठीक है। कब निर्धारित किए थे, 2015 में निर्धारित किए हैं, ठीक है। कब निर्धारित किए हैं, 2015 में निर्धारित किए हैं। कब तक प्राप्त करना है हमको, 2030 तक इनको प्राप्त करना है, ठीक है। कुछ ऐसे गोल रखे गए हैं जिनको 2015 में डिसाइड किया था, 2030 तक इन्हें प्राप्त करना है। जैसे प्रथम गोल है गरीबी हटाओ, है ना, दूसरा है भुखमरी से निजात पाओ, तीसरा है स्वास्थ्य सबके पास प्रॉपर होना चाहिए, चौथा है यहाँ पर शिक्षा। तो इस तरह से टोटल 17 गोल निर्धारित किए हैं, तो वो हमको याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है ईमेल का आविष्कार किसने किया है। चार्ल्स बेबेज ने, विंस्टन सर्फ ने, रे टॉमलिंसन ने, या जॉन मैकॉर्थी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ईमेल का आविष्कार का कौन होगा, टॉमलिंसन। ये आर टॉमलिंसन करके जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया है। चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया है, कंप्यूटर का, किसका, कंप्यूटर का। विंस्टन सर्फ ने किसका आविष्कार किया, इंटरनेट का, ठीक है। उसके बाद जॉन मैकॉर्थी जाने माने हैं आजकल एआई के लिए, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अच्छा, यहाँ पर ईमेल का आविष्कार हो गया है। अब ईमेल में क्या है कि मैक्सिमम 25 MB तक का अटैचमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, 25 MB, ठीक है, 25 MB तक की फाइल ईमेल के माध्यम से हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, अगला प्रश्न है एनडीसी की स्थापना कब हुई। अब सबसे पहले तो देखते हैं एनडीसी है क्या। एनडीसी है नेशनल, क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1950 में हुआ है, 52 में, 15 में, या 55 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1952। क्या आंसर होगा इसका, 1952 में, ठीक है। 52 में भी कब, अगस्त 1952, 6 अगस्त डेट है, 6 अगस्त 1952 में। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होती है, जो योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही थी उन्हें योजनाओं, मतलब उन्हें योजनाओं को सहमति देता है एक तरह से, ठीक है। योजना यही लागू की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, लास्ट टाइम पर जो सहमति होती है वो योजना आयोग की योजनाओं पर वो एनडीसी के द्वारा दी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर एनडीसी 6 अगस्त 1952 है, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, किसका, योजना आयोग का, हमने देखा था 15 मार्च 1952 में, और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का, ठीक है। ये सब फैक्ट आपको बार बार इसलिए याद कराए जा रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है, जो पंचवर्षीय योजना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब जननी सुरक्षा योजना तो याद रहती है, जननी शिशु सुरक्षा योजना कब की है, तो जननी शिशु सुरक्षा योजना ऑप्शन क्या है, 1 अप्रैल 2007, 12 अप्रैल 2005, 1 जून 2011, यहाँ पे 2011 कर लो, 1 जून 2011, या 22 जनवरी 2015। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 जून 2011, ठीक है। 1 जून 2011 में जननी शिशु सुरक्षा योजना लाई गई है। 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना लाई गई है, JSY जिसे हम कहते हैं। 22 जनवरी 2015 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब की, 22 जनवरी 2015 की। इसके बाद 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007 को ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण बात याद नहीं आ रही है। अब अगर आपके दिमाग में कोई स्कीम हो तो आप इसको ऑप्शन में लिखना, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने जननी शिशु सुरक्षा योजना को भी देख लिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है स्टंटिंग क्या होता है। स्टंटिंग क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? लंबाई के अनुसार कम वजन, उम्र के अनुसार कम लंबाई, उम्र के अनुसार अधिक लंबाई, या मोटापा। तो सबसे पहले हम स्टंटिंग को अपने दिमाग में क्लियर रखते हैं। स्टंटिंग मतलब होता है बौनापन। क्या होता है? बौनापन। ठीक है। अब इस बौनेपन के चलते क्या होता है? बौनापन मतलब कि लंबाई कम। तो कम लंबाई वाला कहाँ है ऑप्शन है? ये कम लंबाई, उम्र के अनुसार कम लंबाई, हम ऐसे टिक कर सकते हैं। ठीक है। अब लंबाई के अनुसार कम वजन की भी कंडीशन होती है, जिसे हम बोलते हैं वेस्टिंग। क्या बोलते हैं हम? वेस्टिंग। ये मैंने आपको याद करवाया था कि जब लंबाई ज़्यादा हो गई है ना, हाइट ज़्यादा हो गई है, तो हाइट में जो वेट है वो वेस्ट हो गया है। वेट कैसा हो गया है? वेस्ट हो गया, मतलब वेट कम हो गया है। तो जब वेट वेस्ट हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं क्या? वेस्टिंग। ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेस्टिंग। और स्टंटिंग क्या हो गया? स्टंटिंग मतलब है बौनापन। क्लियर है बात? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उम्र के अनुसार कम लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कार्यस्थल पर लैंगिक, ये लैंगिक है, लैंगिक उत्पीड़न अधिकार, अधिकार नहीं है यहाँ पे, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। ठीक है, अधिनियम। तो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब लाया गया? 2005 का है, 2006 का है, 13 का है, या 87 का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2013। ठीक है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का जो अधिनियम लाया गया है वो 2013 में लाया गया है। इसके साथ साथ हम 2-3 अधिनियम और देखते हैं। सबसे पहले 2005 में घरेलू हिंसा, कौन सा है? घरेलू हिंसा अधिनियम है, 2005 में लाया गया। 2006 का कौन सा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है। कब का? ये 2006 का। उसके बाद 1987 का कौन सा है? सती निवारण अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? सती निवारण अधिनियम। आप है ना सुनते भी चलना तो याद रहेंगी चीज़ें। अब हमने देखा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कौन सा? 2013 का है। बाकी 2005 में कौन सा लाया? घरेलू हिंसा अधिनियम लाया है। 2006 में बाल अधिकार प्रतिषेध अधिनियम लाया गया है। और 1987 में सती निवारण अधिनियम लाया गया है। ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी कवर किया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है फसाई का पूरा नाम है। जो FSSAI है उसका पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सप्लाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फूड स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी कर लो आप यहाँ पर, सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसके द्वारा किया जाता है, खाद्य पदार्थों के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं, है ना। तो उन मानकों को मेंटेन किया जाता है, उसकी निगरानी की जाती है फसाई के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इसकी स्थापना कब हुई है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है या स्थापना वो कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 5 सितंबर 2008 को। क्या? 5 सितंबर 2008 को। और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था। एक्ट कब का है? एक्ट है अपना 2006 का। ठीक है। एक्ट कब का है? 2006 का। और स्थापना कब हुई है? 2008 में। आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल बोल देते हैं, इस रेटिनॉल की जो पहली खुराक होती है वो कब दी जाती है? 9 माह पर, 18 माह पर, 16 माह पर, या 1 वर्ष पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 9 माह पर। ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान देखना कि फर्स्ट खुराक दी जाती है 9 माह पर, जो सेकंड दी जाती है मतलब दूसरी खुराक दी जाती है वो है 16 से 18 माह पर। ठीक है। 16 से 18 माह पर। और अब जो दूसरी खुराक के बाद फिर जो 3 से लेकर के और 8 तक खुराकें दी जाती हैं। ठीक है। 3 से 9 तक खुराकें हैं, 3 से लेकर 9 तक खुराकें वो प्रत्येक 6-6 माह के अंतराल पर, कब? प्रत्येक 6-6 माह के अंतराल पर दी जाती हैं। दूसरी खुराक दे दी 18 माह पर, सपोज का 16 माह पर दूसरी खुराक दी है ना, तो अब 22 माह पर अगली खुराक मिलेगी, फिर 28 माह पर अगली खुराक मिलेगी, तो इस तरह से। ठीक है। अब जो पहली खुराक होती है वो है 1 लाख IU। IU मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, ये इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं जैसे हम। ठीक है। IU। अब ये कितनी दी जाती है? पहली खुराक वो दी जाती है 1 लाख, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। जो IU की खुराक है, ये IU की खुराक कितनी दी जाती है? तो ये IU की खुराक दी जाती है 1 लाख IU। ठीक है। अब जो पहली खुराक है मतलब की, और जो दूसरी खुराक है वो दी जाती है 2 लाख। आपको ये याद रखना, ये पूछा जाता है ना। कितना दी जाती है? 2 लाख। मतलब पहली खुराक कितनी हो गई?
पहली खुराक हो गई 1,00,000 IU, और जो दूसरी खुराक है सेकंड, वो दी जाती है 2,00,000 IU। उसके बाद की खुराकों का मेंशन नहीं है कि कितनी दी जाती हैं, जो मेंशन है वो तो पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है SMCR मॉडल। अब SMCR कोई मॉडल है, वो मॉडल किससे संबंधित है? संचार से संबंधित है, नेतृत्व से संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, या संगठन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संचार से संबंधित, ठीक है। SMCR मतलब क्या है? S मतलब होता है सोर्स, मतलब होता है सोर्स, M मतलब होता है मैसेज, C मतलब होता है चैनल, क्या होता है C मतलब चैनल, और R मतलब होता है रिसीवर, क्या होता है रिसीवर। तो इस तरह का एक मॉडल दिया गया है, एक संचार मॉडल दिया है, और किसके द्वारा दिया है? बार्लो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया है? बार्लो के द्वारा दिया है। तो ये है SMCR मॉडल। मैं आपके लिए इस वीक में ही 2 से 3 दिन में एक मास्टर वीडियो लेकर आऊँगी, किसका? मैनेजमेंट का, है ना। तो इस मैनेजमेंट के वीडियो में आपके जो सारे कंसेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कम्युनिकेशन के मान लो, आप मोटिवेशन के मान लो, आप लीडरशिप के मान लो, वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें ही कवर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है मैनेजमेंट का। एक क्लास में हम जो मोटी मोटी चीज़ें, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ? ये यहाँ पर आप इसको 2014 कर लो, ठीक है। अक्टूबर 2017 में, फरवरी 2021 में, दिसंबर 2014 में, या अक्टूबर 1995 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में भी कब? 25 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। अक्टूबर 1995 में, मतलब MDM देखते हैं हम, 2 अक्टूबर 1995 मिड डे मील। इसके बाद यहाँ पर ये देखो 25 दिसंबर 2014 में तो क्या आ गया? 2014 में आ गया मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। अब गहन मिशन इंद्रधनुष आया था एक, क्या? इंटेंसिफाइड करके गहन मिशन इंद्रधनुष, जैसे हम मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी बोल देते हैं, या इसे क्या बोल देते हैं? 2.0। तो ये आया था हमारा अक्टूबर 2017 में। कब आया था? अक्टूबर 2017 में, ठीक है। इसके बाद फरवरी 2021 में, कब? फरवरी 2021 में ये जो आया गया है वो 3.0 है। कौन सा है? 3.0। और 2021 के बाद 2022 में 4.0 भी आ गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मिशन इंद्रधनुष कब का है अपने? दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 में भी कौन सी डेट? 25 दिसंबर 2014। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है डाउन सिंड्रोम को इनमें से क्या और कहते हैं? डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, एक आनुवांशिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है। तो इस आनुवांशिक बीमारी को और क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 20, ट्राइसोमी 19, ट्राइसोमी 21, या ट्राइसोमी 22? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्राइसोमी 21। इस ट्राइसोमी 21 में क्या हो जाता है? जो गुणसूत्र होता है, 21वें नंबर का गुणसूत्र हो जाता है। तो गुणसूत्र में जनरली XY होते हैं, लेकिन इसमें X या Y की एक कॉपी बन जाती है। क्या हो जाता है? एक कॉपी बन जाती है। तो जिससे टोटल, वैसे सामान्य स्थिति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, लेकिन इस कंडीशन में 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये बेकार हो जाता है, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? किसके द्वारा सामाजिक सांवेगिक मॉडल दिया गया है? मतलब बच्चे का जो सामाजिक और सांवेगिक विकास होता है उसको किसने समझाया है? एरिक एरिक्सन ने, जीन पियाजे ने, ब्रॉनफेन बैनर ने, या वाइगोत्स्की ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रॉनफेन बैनर। एरिक एरिक्सन का अभी हमने देखा था। एरिक एरिक्सन में क्या देखा था? मनोसामाजिक सिद्धांत देखा था हमने, मनोसामाजिक सिद्धांत। और जो सामाजिक विकास सिद्धांत है वो किसका हो जाएगा फिर? ब्रॉनफेन बैनर का। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देखते हैं हम। कौन सा देखते हैं? संज्ञानात्मक विकास। और वाइगोत्स्की का देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास। कौन सा विकास? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ठीक है। ये होता है वाइगोत्स्की का। अब यहाँ पर मैंने आपको ब्रॉनफेन बैनर का ये जो सिद्धांत बताया था, इसमें 5 गोले बताए, मतलब 5 गोलों के हिसाब से बताया था। 5 चरण होते हैं इसमें ना, 5 चीज़ें होती हैं, एक तरह से आप याद रख सकते हो। तो जो मतलब कि 5 कौन कौन सी चीज़ें बताई थी मैंने आपको? एक बताई था मतलब कि माइक्रो स्टेज होती है, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो और क्रोमो, है ना। तो ये स्फीयर बोल सकते हैं अपन, घेरे बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहला होता है माइक्रो, उसमें नियरेस्ट जो भी लोग होते हैं उनसे बच्चा इंटरेक्शन करता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो एक बारी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है कौन सा टीका उपत्वचा में लगाया जाता है? अब मैंने आपको उपत्वचा के लिए बताया था एक टर्म होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्कुल त्वचा में के अंदर नहीं लगाया जाता है। मतलब सपोज कर लो कि ये आपका हाथ है,
बिल्कुल ऐसे नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल ऐसे भी लगाया जाता है, बीच में लगाया जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस। तो ये जो सबक्यूटेनियस 2 टीके मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक जापानी इंसेफेलाइटिस और एक रूबेला, ठीक है। तो मतलब इसका ऑप्शन होगा दोनों। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है BCG, BCG के साथ में IPV। ये दोनों टीके कैसे लगाए जा रहे थे? इंट्राडर्मल। कैसे लगाए जा रहे थे? इंट्राडर्मल, मतलब त्वचा के भीतर, ठीक है, त्वचा में, मतलब ये ऊपर वाला। इसके बाद जो भी सारे बचे हुए टीके होते हैं, इसके बाद जो बचे टीके होते हैं उनको कैसे लगाते हैं? इंट्रामस्क्यूलर। कैसे लगाते हैं? इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी हटाओ पर बल किस योजना में दिया गया था? पहली में, दूसरी में, पांचवी में या तीसरी में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पांचवी में। इंदिरा गांधी इस टाइम पर थी। कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इस पर बल दिया था। आपको बताना है 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है, समय अवधि क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं पहली योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया था। किस पर? कृषि पर। दूसरी में उद्योगों पर। तीसरी का जो मोटिव था वो था आत्मनिर्भरता। क्या? आत्मनिर्भरता, ठीक है। अब आपको बताना है 5वीं का जो काल है वो कब तक का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन A, C, यहाँ पर B मान लो, B और E। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा E। विटामिन E प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया था टोकोफेरॉल, ठीक है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन C स्कर्वी बीमारी हो जाती है इसके चलते। विटामिन A आँखों से संबंधित रतौंधी, रतौंधी, या इसको अपन एक और बीमारी बोल सकते हैं जीरोफ्थैलेमिया। क्या? जीरोफ्थैलेमिया, ठीक है, थैलेमिया। तो ये हमने ये प्रश्न देख लिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है दृश्य संचार में शामिल है। मतलब कि संचार होता है, अब संचार 2 प्रकार से हो सकता है, मतलब संचार विभिन्न प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब दृश्य संचार है, दृश्य संचार मतलब सामने से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब वो कैसे कैसे हो सकती है? शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव, या मतलब जो पूरे बॉडी के हाव भाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो कि संचार में शामिल होती हैं, ठीक है। आज के लिए ये आखिरी प्रश्न था हमारा। तो इस तरह से हमने इस सीरीज को भी कंप्लीट किया है। अब और प्रयास किया जा रहा है कि जैसे आपके लिए पहले 20 फिर 25 प्रश्न बनाए गए, आपके लिए 50 तक प्रश्नों तक पहुंचने पर प्रयास किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि आपको कोई हम ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न पढ़ा करके फुर्सत है, मतलब एक प्रश्न पढ़ाया, आंसर बताया, आगे बढ़े। आपके एक प्रश्न से बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। तो आप प्रश्नों को बहुत तसल्ली से देखें, अच्छे से, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट करें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।